हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन प्लस। और आज हम लोग का जवाहर नवोदय विद्यालय का डे 3 चल रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस का। जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज़ हम लोग स्टार्ट किए थे, आज हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम लोग मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर कुछ दिनों के बाद फिर सेपरेट टॉपिक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अलग अलग करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलें हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करें। ठीक है, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए कि कैसे कैसे आप लोग का तैयारी चल रहा है। बिल्कुल सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है आप लोग का तैयारी। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग का सिलेबस तो कंप्लीट हो ही चुका होगा, अब बस रिवीजन मोड में आ चुके होंगे आप लोग, क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा दिन बचा नहीं है जवाहर नवोदय का और सैनिक का, दोनों का। उम्मीद करते हैं कि दोनों मस्त पढ़ा अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे और दोनों अपने अपने फील्ड में, यानी कि जहाँ जहाँ आप लोग का, जैसे कि सैनिक वाले का एसएसटी है और आप लोग का शायद एसएसटी नहीं है जवाहर नवोदय वाले का। तो एक है सैनिक स्कूल का कि उसमें एसएसटी भी पूछा जाता है। देखते हैं, अगर हो सके तो एसएसटी का भी प्रैक्टिस हम लोग कर लेंगे सैनिक के लिए। और सैनिक वाले का शायद नज़दीक में है एग्ज़ाम, तो उन पे भी ध्यान दिया जाएगा। तो चलें आज हम लोग सेशन अपना स्टार्ट करते हैं और जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि अगला सेशन आप लोग को मैथ पे चाहिए या फिर इंग्लिश और हिंदी किसी दूसरे पे, या फिर हम अलग अलग कर लें कुछ। चलें फिर रेडी करें। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइजोबियम बैक्टीरिया, यानी कि राइजोबियम जीवाणु क्या है। ये क्या करता है, पचाने में सहायता करता है, या फिर नाइट्रोजन को फिक्सेशन के काम आता है, या फिर बीमारी पैदा करता है, या फिर इनमें से सभी। तो आप लोग पढ़े होंगे, यानी कि हम लोग अपने क्लास में काफ़ी बार पढ़े हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है कि राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है। एक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है जो कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, रूट नोड्यूल्स में। कहाँ पर, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट, लेगुमिनस, ठीक है, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है द मेटल विच आर स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल, यानी कि वो धातु जो मिट्टी के तेल में संग्रहित रहता है। यानी कि कह रहा है कि ऐसा कौन सा मेटल है जिसको हम लोग ऐसे नॉर्मली बाहर में कहीं पर नहीं रखते हैं, उसको कहाँ रखते हैं हम लोग, उसको रखते हैं हम लोग कैरोसिन ऑयल में, यानी कि मिट्टी के तेल में उसको डिप करके रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि कुछ मेटल हमारे पास ऐसा है हमारे पास कि वो काफ़ी रिएक्टिव होता है। सपोज करते हैं ये कोई मेटल है, ये इतना रिएक्टिव है कि जैसे ही ये ऑक्सीजन के प्रेजेंट में आता है, ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, यानी कि रिएक्ट करने में मदद करता है। कहें तो इसे ऑक्सीडेशन कराता है। यानी कि कोई भी चीज़ दुनिया में ख़राब क्यों होता है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज कर जाता है। हम लोग जो खाना खाते हैं, जैसे फूड हो गया, फूड ख़राब क्यों होता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से बैड स्मेल आने लगता है, ख़राब होने लगता है। हम लोग अपने क्लास में पढ़े हैं काफ़ी बार इसको। तो यानी कि केरोसिन में क्यों रखते हैं, क्यों, ताकि वो ऑक्सीडेशन नहीं हो पाए, यानी कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आए। तो ऐसा कौन सा मेटल है जिसको पानी में नहीं, किसी और चीज़ में नहीं, तो उसको तेल में डुबा के रखते हैं, केरोसिन ऑयल में। तो वो कौन सा है, वो हो जाएगा सोडियम। उसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम। अब कहें कि इसको पानी में क्यों नहीं डुबा के रखते हैं, पानी में इसको इसलिए डुबा के नहीं रखते हैं क्योंकि ये पानी में क्या है, H2O है। क्या चीज़ है, H2O, यानी कि इसमें क्या है, ऑक्सीजन है पानी में। पानी में क्या है, ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, हेल्प करेगा जलने में। यानी कि जैसे ही सोडियम मेटल को पानी के अंदर डालोगे तो ब्लास्ट हो जाएगा, यानी कि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और काफ़ी स्पॉन्टेनियस होगा, यानी कि आप लोग को जरा सा मौका नहीं मिलेगा और वो रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, इसीलिए उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं। वो ऑक्सीजन की किसी भी कॉन्टैक्ट में नहीं लाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग का मेटल रहता है बचा हुआ, सुरक्षित रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, कह रहा है पुअर कंडक्टर्स आर, यानी कि खराब कंडक्टर कौन सा है। तो इसमें देखना है, पहला है प्लास्टिक, कपड़ा, लकड़ी, या फिर वो सभी, यानी कि इनमें कौन सा है जो क्या है, पुअर कंडक्टर है। तो पुअर कंडक्टर इसमें कौन सा है, प्लास्टिक, ये भी एक पुअर कंडक्टर है, क्लोथ्स यानी कपड़ा, ये भी एक पुअर कंडक्टर है, और लकड़ी भी पुअर कंडक्टर है। यानी इसका सही जवाब देखें तो वो सभी, यानी कि ऑल ऑफ देम। आगे चलें अपन, तो कह रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज एक्ट ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन शैल बी, यानी कि घर्षण बल हमेशा गतिशील वस्तुओं पर किस साइड लगता है,
यानी कि कोई भी चीज अगर गतिशील है, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, यानी कि जिसके पास गति है, मोशन है, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कहाँ लगता है? तो फ्रिक्शन फोर्स अपन ने पढ़ा था कि फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगता है? हमेशा उस ऑब्जेक्ट पे लगता है जो क्या हो, गतिशील हो, यानी कि मूविंग हो। फर्स्ट तो ये हो गया। और क्या है, वो हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर ये मोशन इधर हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन पढ़ लें। पहला है ऑन एनी डायरेक्शन, यानी कि कह रहा है क्या चीज? एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो ऐसा तो नहीं है कि फ्रिक्शन किसी भी डायरेक्शन में लग रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो और दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन कहे तो यानी कि अगर ये चीज अगर इधर मूव कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, यानी कि मोशन को सपोर्ट कर रहा है, ऐसा भी नहीं होता है। और तीसरा है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि जिधर मोशन हो रहा है उसके परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री, यानी कि अगर ये मोशन इधर हो रहा है तो फोर्स किधर लग रहा है? इधर 90 डिग्री पे। तो ऐसा भी नहीं होता है। तो सही इसका क्या है लिखा हुआ? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि जहां मोशन हो रहा हो उसके जस्ट अपोजिट, यानी कि अगर मोशन अगर आगे हो रहा हो तो फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा? पीछे। अगर वो अप हो रहा हो तो फ्रिक्शन डाउन होगा। यानी कि इसका सही जवाब क्या होगा? अपोजिट मोशन, यानी कि गति के दिशा के विपरीत। चले अब हम लोग आगे। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे पहुंच गए हम लोग। तो फिफ्थ क्वेश्चन में है द स्टेज ऑफ एम्ब्रायो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई। सही से क्वेश्चन पढ़ लें। क्वेश्चन है भ्रूण की वो अवस्था जिसमें शरीर के सभी अंग की पहचान की जाती है। यानी कि क्या कह रहा है क्वेश्चन? स्टेज ऑफ एम्ब्रायो, यानी कि कौन सा ऐसा स्टेज होता है जिसमें बॉडी का सारा पार्ट दिखना शुरू हो जाता है? हाथ हो गया, पैर हो गया, फेस हो गया, ये सारा चीज अच्छा से दिखना शुरू हो जाता है। तो इसमें कौन सा होता है? यहाँ पर वो छूट गया है, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? फिटस, ठीक है। फिटस क्या होता है? यानी कि फिटस एक ऐसा स्टेज है, ठीक है, भ्रूण का ये एक ऐसा स्टेज है जिसमें हर एक बॉडी पार्ट दिखना शुरू हो जाता है, यानी कि हाथ हो गया, पैर हो गया, फिंगर्स वगैरह हो गया, सारा चीज अच्छे से दिखना शुरू हो जाता है। सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर। और आगे देखें, ज़ायगोट, इन्फेंट और नन ऑफ दिस। ज़ायगोट क्या होता है? ज़ायगोट होता है जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में फ्यूज करता है तब क्या बनता है? ज़ायगोट बनता है, ठीक है। चले अब हम लोग आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन है साइंटिस्ट हु डिस्कवर द फर्मेंटेशन। यानी कि सिक्स्थ क्वेश्चन में कह रहा है वैज्ञानिक जिसने फर्मेंटेशन का खोज किया था, आविष्कार नहीं, खोज, ठीक है। यानी कि कह रहा है कौन सा वो साइंटिस्ट है जो फर्मेंटेशन के विधि को खोजा था, तो कौन था वो? तो उसका सही आंसर है, इसमें तो समझाने का कुछ है ही नहीं, इसका हो जाएगा लुइस पैस्चर, यानी कि बी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। बी आंसर इसका सही है। चलिए हम लोग आगे। आप लोग सबसे पहले कॉपी पेन निकालिए और मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग सॉल्व कीजिए, तभी लगेगा कि हाँ आप लोग का कुछ प्रोग्रेस हुआ है। ऐसे तो कोई फायदा नहीं है, हम बताते जा रहे हैं, आप सुनते जा रहे हैं। कॉपी निकाल के बैठिए और हम 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाते हैं हमेशा, तो आप 30 क्वेश्चन मार्क कर लें। ऐसे सपोज करते हैं कि ये क्या है? कॉपी है, तो कॉपी है तो यहाँ पर 1 2 3 करके आप लोग 30 तक लिख लें। और यहाँ पर 1 2 जो आप जो सा क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा, डिस्प्ले पे आएगा, ठीक है, स्क्रीन पे आएगा, तो आप लोग को लिखना है ए। अगर वो सही होगा तो टिक मारना है। और फाइनली आपका कितना आया है आपको कमेंट करके बताना है कि कितना आया है। यानी कि उम्मीद करते हैं कि 25 से तो ऊपर आया होगा, 25/30, ठीक है, ऐसे कुछ आपको कमेंट करना है, ठीक है। क्लास खत्म होने के बाद आप फटाफट कमेंट करेंगे। चलिए देखें हम लोग, लिखा हुआ विच वन ए नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या कह रहा है? यानी कि कौन सा ऐसा इसमें नॉन मेटल है जो क्या करता है? बिजली को कंडक्ट करता है, यानी कि बिजली का संचालन करता है। तो कौन सा है इसमें? देखें जरा। यानी इसमें कह रहा है कि नॉन मेटल, ठीक है, यानी कि नॉन टल, इसका टी गायब हो गया यार, ठीक है। यानी कि इसका कह रहा है कि इनमें कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो हम लोग प्रॉपर्टी तो पढ़े हैं मेटल के बारे में कि ये क्या करता है? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी,
ठीक है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। लेकिन इसमें कह रहा है कि नॉन मेटल कौन सा है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, यानी कि ये एक एक्सेप्शनल केस आ गया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कॉपर एक मेटल है तो ये तो करेगा ही। मरकरी, ठीक है, और ये तो लिक्विड होता है, ब्रोमीन, ये दोनों भी लिक्विड होता है। ये क्या चीज़ है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, ठीक है, ये लेकिन ये लिक्विड रहता है। तो इसका सही आंसर क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो सॉलिड है, प्लस ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ठीक है, मरकरी मेटल है तो वो तो जाहिर सी बात है कि वो तो अपना मेटेलिक प्रॉपर्टी जो है तो करेगा ही। ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन एक, यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है इस दोनों में क्वेश्चन ये आ सकता है, नेम द मेटल विच इज लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, यानी कि लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर पे कौन सा ऐसा मेटल है जो क्या रहता हो, लिक्विड स्टेट में रहता हो। मेटल के बारे में पूछा जाए तो आपको मरकरी मारना है, ठीक है, मरकरी मारना है। ठीक है, अगर आपको इसी सेम क्वेश्चन को अगर पूछ ले रूम टेम्परेचर और कहा दे नॉन मेटल, ठीक है, तो आपको क्या मानना है, ब्रोमीन। आपको आंसर क्या मानना है, ब्रोमीन। ठीक है, आपका आगे पीछे का सारा रिवाइज हो गया हल्का फुल्का, इतना तो मालूम होगा कि आप लोग को समझाने का ज़्यादा ज़रूरत है नहीं सब। चलें अब हम लोग देख लें आगे। 8th क्वेश्चन हमारा है, डायबिटीज इज ड्यू टू द माल फंक्शनिंग ऑफ, यानी कि मधुमेह निम्नलिखित की खराबी के कारण होता है। यानी कि डायबिटीज किसको होता है, यानी कि शुगर से रिलेटेड है, यानी कि जिसको चीनी वगैरह यानी कि मीठा ज़्यादा खाता है तो उसको यानी डायबिटीज हो जाता है। यानी कि जो शुगर का सेवन ज़्यादा करता है, कुछ ऐसा रीज़न है नहीं कि ज़्यादा मिठाई खाने से या फिर कुछ ज़्यादा स्वीट्स खाने से हो जाता है। ये होता है किसकी वजह से, हमारे पास है पेनक्रियाज। ठीक है, पेनक्रियाज में क्या रहता है, एक ग्लैंड मौजूद रहता है जो क्या करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है, ठीक है, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन। जब इसका अगर ये नॉर्मल कंडीशन यानी कि जितना इसको करना चाहिए, इंसुलिन सिक्रीट करना चाहिए पर डे, पर आवर, पर मिनट, जितना भी करना चाहिए, ठीक है, अगर उसका रेट अगर बढ़ जाए या घट जाए तभी आदमी को डायबिटीज होता है। डायबिटीज दो तरह का होता है, ठीक है, किसी का डायबिटीज यानी कि शुगर लेवल बढ़ता है या फिर किसी का शुगर लेवल घटता है। ठीक है, यानी कि अगर ये डिस्टर्ब हुआ, यानी कि इंसुलिन का सिक्रेशन करना अगर डिस्टर्ब हुआ, जिसके वजह से आपको डायबिटीज हो जाएगा। तो यही कह रहा है माल फंक्शनिंग ऑफ किसका, तो माल फंक्शनिंग किसकी वजह से होता है, एड्रेनलिन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हार्ट या फिर पेनक्रियास। ठीक है, यानी कि अभी हम पेनक्रियास का नाम लिए तो आपको तो हिंट मिल ही गया कि पेनक्रियास में एक ग्लैंड मौजूद रहता है जो क्या करता है, इंसुलिन को सिक्रीट करता है। वही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फॉर द डायबिटीज। चलें, अब है नेप्थलीन बॉल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, यानी कि नेप्थलीन गेंद किससे प्राप्त की जाती है। यानी कि नेप्थलीन गेंद जो है, यानी कि नेप्थलीन बॉल जो है, जो हम लोग घर में का इस्तेमाल करते हैं फॉर स्मेलिंग पर्पस के लिए, और बैक्टीरिया इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो उसके लिए हम लोग नेप्थलीन बॉल का इस्तेमाल करते हैं, नेप्थलीन लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं बाथरूम क्लीन करने के वक्त में, तो ये सब काम में आता है। लेकिन नेप्थलीन बॉल यानी कि नेप्थलीन गेंद जो है वो आखिर हम लोग को मिलता कहाँ से है, तो वो किससे मिलता है, हम लोग जब कार्बन पढ़े थे, कार्बन चैप्टर जब हम लोग पढ़े थे, शायद चैप्टर का नाम था फ्यूल एंड कंबशन, कुछ ऐसे चैप्टर था, तो उसी चैप्टर में हम लोग पढ़े थे ये कार्बन का सारा। तो हम लोग को नेप्थलीन बॉल किससे मिलता है, कोल टार से। हम लोग को किससे मिलता है नेप्थलीन बॉल मिलता है हम लोग को कोल टार से। चलें आगे चलें हम लोग। चलिए अब 10th नंबर क्वेश्चन है हमारा, जॉन एक्सीडेंटली प्लेस, यानी कि यहाँ पर एक ऐसा सिनेरियो दिया हुआ है जिसमें आप लोग को इमेजिन करना है। तो कह रहा है कि जॉन एक्सीडेंटली प्लेस हिज हैंड, यानी कि सपोज करते हैं ये क्या है, कैंडल है, ठीक है, और यहाँ पर जॉन अपना हाथ रख दिया, ठीक है, एक्सीडेंटली, उसको जानबूझ के नहीं, एक्सीडेंटली उसका हाथ वहां पर पहुंच गया। तो क्या हुआ, प्लेस हिज हैंड ओवर द फ्लेम, यानी कि आग के ऊपर उसने रखा और इमीडिएटली पुल्ड हिज बैक, यानी कि उसने अपना हाथ को पीछे खींचा, जान के नहीं, जैसे उसे लगा हाथ रखा तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि कुछ लगता है कि अनकंफर्टेबल फॉर द स्किन, यानी कि उसकी स्किन के लिए वो चीज़ सही नहीं है, तो वो अपना हाथ खुद ब खुद पीछे आ गया। वो जानबूझ के नहीं कि अपने आप पीछे आ गया। क्यों, ये किसकी वजह से होता है,
ये होता है रिफ्लेक्स एक्शन। और ये रिस्पॉन्सिबल किसकी वजह से होता है? क्या वो ब्लड की वजह से यानी कि रक्त कोशिकाओं की वजह से, या फिर त्वचा की वजह से, या फिर न्यूक्लियस ऑफ द सेल, या फिर नर्वस सिस्टम। यानी कि ये किसकी वजह से होता है? नर्व की वजह से, नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग ये जो सारा काम होता है अनवांटेड यानी कि एक्सीडेंटली कुछ भी होता है, यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ अगर हमारे आँख के पास आता है तो खुद ब खुद हमारा पलक तुरंत बंद हो जाता है। यानी कि कोई चीज़ अगर हाथ में गड़ जाता है तो तुरंत हाथ कुछ गड़ गया, या फिर कोई चीज़ अगर ठंडा रहता है तो उसको लगता है अरे ये तो ठंडा है, ये तो गर्म है। ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू रिफ्लेक्स एक्शन। और ये सब सारा कंट्रोल किसकी वजह से होता है? नर्वस सेल की वजह से, नर्वस सिस्टम के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नर्वस। किसकी वजह से? तरतंत्रिका कोशिकाएं। अब हम लोग 11th नंबर में आ चुके हैं। 11th क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरियल डिजीज फ्रॉम द फॉलोइंग। कह रहा है कि इसमें आप लोग को क्या करना है? निम्नलिखित में से जीवाणुओं रोगों का एक एक समूह को चुनना है। यानी कि इसमें आप लोग को बताना है कि इसमें बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है, बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है। तो देखते हैं, चिकन पॉक्स और पोलियो किसकी वजह से होता है? काफी बार हम लोग क्लास में जिक्र किया, ये किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से। यानी कि चिकन पॉक्स और पोलियो वायरस की वजह से। चलें अब हम लोग देखते हैं दूसरा, टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस किसकी वजह से होता है? और कफ और इन्फ्लुएंजा किसकी वजह से होता है? उसके डिसेंट्री और मलेरिया किसकी वजह से होता है? एक सेकेंड, चले और कहाँ थे हम लोग? हाँ, अब बी नंबर में है ट्यूबरकुलोसिस और टाइफाइड, और फिर कफ और इन्फ्लुएंजा और डिसेंट्री और मलेरिया। और ये भी किससे होता है? ये भी वायरस से होता है। ये किससे होता है? वायरस से होता है। अब आता है ट्यूबरकुलोसिस और टाइफाइड किसकी वजह से होता है? देखो, और एक है डिसेंट्री। डिसेंट्री किसकी वजह से होता है? डिसेंट्री होता है प्रोटोजोआ की वजह से। प्रोटोजोआ। तो बच गया कौन? यानी कि चिकन पॉक्स और पोलियो किसकी वजह से होता है? चिकन पॉक्स और पोलियो होता है वायरस की वजह से। यानी कि चिकन पॉक्स और पोलियो किसकी वजह से? वायरस की वजह से। ठीक है, दूसरा है, इसको हम छोड़ रहे हैं, खुद ब खुद वो एलिमिनेट हो जाएगा और हम लोग को आंसर मिल जाएगा। और फिर थर्ड है कफ और इन्फ्लुएंजा। ये किसकी वजह से होता है? ये भी कॉमन कोल्ड यानी कि बुखार वगैरह जो होता है, कफ वगैरह, स्नीजिंग वगैरह, ये सारा किसकी वजह से होता है? ये भी होता है वायरस की वजह से। और फिर डी है हमारा डिसेंट्री और मलेरिया। ये किसकी वजह से होता है? ये होता है प्रोटोजोआ की वजह से। तो बच गया हमारा ट्यूबरकुलोसिस और टाइफाइड। तो ये हमारा क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज है। ये क्या है? एक बैक्टीरियल डिजीज है जो ड्यू टू बैक्टीरिया अपने एक्शन की वजह से आदमी को क्या करता है? बीमार करता है, यानी ट्यूबरकुलोसिस और टाइफाइड वगैरह उसको हो जाता है। चलें हम लोग आगे। अब 12th नंबर क्वेश्चन है, ए पर्पल कलर। ठीक है, यानी कि एक पर्पल कलर नन मेटल, वो क्या चीज़ है? एक घोल है जो क्या है? नल मेटल से मिलके बना हुआ है, और उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं कभी भी हमारा घाव, यानी कि हमारे शरीर में अगर कभी घाव हो जाता है या फिर कट जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो उस घोल को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, घोल मतलब सॉल्यूशन, उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या होता है? ये क्या चीज़ होता है? वो नॉन मेटल क्या प्रेजेंट होता है उसमें? तो क्वेश्चन अगर पढ़ें तो कह रहा है ए पर्पल कलर्ड नॉन मेटल फ्रॉम ए ब्राउन सॉल्यूशन इन अल्कोहल इन विच अप्लाइड ऑन ए वुंड, यानी कि घाव के ऊपर, इज एन एंटीसेप्टिक। वो क्या करता है? एंटीसेप्टिक। नेम द नॉन मेटल, यानी कि वो किस चीज से बना होता है। ठीक है, तो क्या वो फॉस्फोरस है, कार्बन है, आयोडीन है, सल्फर है? तो हम लोग पढ़े थे इसको कि आयोडीन क्या करता है? टिंचर ऑफ आयोडीन, ये क्या करता है? जब भी अगर किसी बॉडी में कहीं पर बॉडी में अगर कट गया, जल गया, तो हम लोग इसका आयोडीन सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं एज ए क्या? एंटीसेप्टिक। तो ये किससे बना होता है? अगर इसका नाम सॉल्यूशन का मार्केट में मिलता है, बीटाडीन वगैरह सॉल्यूशन वगैरह, क्रीम वगैरह मिलता है जो एंटीसेप्टिक, जो किससे बना होता है? आयोडीन नॉन मेटल। आयोडीन क्या है? एक नॉन मेटल है। और आयोडीन से एक और भी क्वेश्चन बन सकता है। तो क्या बन सकता है कि नेम द एलिमेंट, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल आर लस्ट्रस इन नेचर। लस्ट्रस मतलब क्या होता है? चमकीला। आयोडीन क्या होता है? चमकीला होता है, यानी कि अगर उसका पाउडर अगर रखोगे तो वो चमकेगा एकदम, उसको जैसे रखोगे तो वो चमकेगा। तो वो क्या चीज़ है? आयोडीन। आयोडीन क्या, अगर क्वेश्चन अगर दूसरे वे में अगर पूछ ले आयोडीन से रिलेटेड, तो नेम द नॉन मेटल विच आर लस्ट्रस इन नेचर, तो आपको क्या पर आंसर मानना होगा? आयोडीन। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो ये क्या हो जाएगा? आयोडीन। चलिए अगर 13 क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो 13 में क्वेश्चन है हमारा, द गिवन बिलो आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वीड्स ऑन ए प्लांट
चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि नीचे कुछ स्टेटमेंट वगैरह दिया हुआ है, यहाँ पर स्पेस नहीं था तो हम हिंदी नहीं लिखे हैं, हम हिंदी में बता देंगे। तो इसमें कह रहा है कि नीचे कुछ दिया हुआ है वीड्स। सबसे पहले वीड्स क्या चीज होता है? ठीक है, तो वीड्स क्या चीज होता है? वीड्स होता है अनवांटेड प्लांट, यानी कि अनवांटेड प्लांट ग्रोन ऑन द फील्ड, यानी कि वैसा प्लांट जो हम लोग को जरूरत नहीं है उसका। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग पैडी का अगर खेती कर रहे हैं तो उसमें कुछ अनवांटेड प्लांट सब आ गया, यानी कि उस पैडी प्लांट के अलावा अगर कोई सा भी प्लांट उसमें आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? उसके लिए वीड्स हो जाएगा, यानी कि हमको उसका जरूरत नहीं है लेकिन वो खुद ब खुद आ गया है। तो अब कह रहा है कि इसका हार्मफुल इफेक्ट, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, आपको इसमें सही बताना है। तो क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है दे इंटरफेस इन हार्वेस्टिंग, सही है, बराबर। क्या बोल रहा है कि जब हम लोग फसल का कटाई करेंगे तब वो हमको डिस्टर्ब करेगा, यानी कि हम लोग फसल काट रहे हैं, यानी कि हमको पैडी काटना है, पैडी काट रहे हैं, साथ में वीड्स वगैरह भी आ रहा है, यानी कि जो हमको प्लांट चाहिए वो नहीं आ रहा है और उसके साथ साथ कुछ और आ रहा है। उससे एज ए रिजल्ट क्या होगा? जब हम लोग हार्वेस्टिंग करेंगे, जब हम लोग उससे ग्रेन निकालेंगे तो उसमें उल्टा पुल्टा सामान उसमें मिक्स रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कि ये क्या है? चावल का दाना है, ठीक है, जब वो वीड्स आया तो वीड्स के वजह से इसमें कुछ दूसरा चीज भी आ गया, तो ये तो सही नहीं हुआ। जो हम लोग प्रॉपर फ्रेश हम लोग जो जाना चाह रहे थे वो तो नहीं आया, यानी कि दिक्कत तो कर रहा है। ठीक है, चले भाई हम लोग आगे देख लेते हैं। दे हेल्प क्रॉप प्लांट टू ग्रो हेल्दी। अब कह रहा है कि वीड्स सब जो होता है वो मदद करता है, यानी कि उसको हेल्प करता है, किसके लिए? वो कह रहा है कि प्लांट ग्रोथ के लिए मदद करता है, यानी कि एज ए सपोर्ट करता है, यानी कि वीड्स वहां पर आता है ताकि प्लांट को सपोर्ट करे। नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि वीड सिर्फ अपने फायदा के लिए आता है और डिस्टर्ब करता है सबको। फिर सी में है दे कम्पीट विद द क्रॉप प्लांट फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस। चलो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वीड्स अगर कोई प्लांट है, सपोज करते हैं ये अगर वीड्स प्लांट है, ठीक है, तो अगर ये प्लांट है तो ऐसा थोड़ी है कि वीड्स है तो इसको किसी चीज का जरूरत नहीं है, ये प्लांट ही है, यानी कि ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। प्लांट क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और वीड्स भी क्या है? प्लांट है। तो इसको वाटर चाहिए, चलो इसको वाटर मिल रहा है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए? इसको सनलाइट चाहिए, यानी कि और प्रॉपर स्पेसिंग चाहिए, यानी कि जितना चीज हमको एक फ्रेश क्रॉप, यानी कि वांटेड प्लांट की वजह से, यानी कि जो क्रॉप को हमको चाहिए उसका जगह ले रहा है, यानी कि ये बेफालतू में वहां पर अपना टांग अड़ा रहा है, ऐसे कहे तो, यानी कि ये बेफालतू में टांग अड़ा रहा था। यानी कि ये बात तो भी सही है, यानी कि वीड्स के लिए ये बात बिल्कुल सही है, ये भी बात सही है, लेकिन ये गलत था। फिर कह रहा है दे इफेक्ट प्लांट ग्रोथ, और प्लांट के ग्रोथ को भी इफेक्ट करता है। सही, जाहिर सी बात है, जब अगर मान लें अगर यहाँ पर हमारा कुछ प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, इसमें प्रॉपर स्पेसिंग है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना प्लांट एकदम फ्रेशली ग्रो हो रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद यहाँ पर वीड्स वगैरह आ गया, यानी कि अनवांटेड प्लांट सब पैदा हो गया। जो क्या कर रहा है? स्पेसिंग तो ले रहा है, यानी कि जितना स्पेस हम लोग को अपने क्रॉप को मिलना चाहिए उसके बदले क्या कर रहा है? दूसरा इस्तेमाल कर रहा है। जितना वाटर मेरे प्लांट को मिलना चाहिए अब आधा मिल रहा है, वो दूसरा प्लांट ले रहा है, यानी कि दिक्कत तो कर रहा है, यानी कि प्लांट के ग्रोथ को तो डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? अगर देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। चलें अब हम लोग आगे, समझ गए आप लोग? अब कह रहा है फ्रिक्शन इज इंक्रीज्ड बाय, कह रहा है फ्रिक्शन मतलब घर्षण, घर्षण बढ़ जाता है। कब घर्षण बढ़ जाता है? तो आप क्वेश्चन हम देखते हैं सॉल्यूशन में। फर्स्ट ऑप्शन है ल्यूब्रिकेशन, ठीक है। ल्यूब्रिकेशन क्या होता है? ल्यूब्रिकेशन एक प्रोसेस है जो क्या करता हो? फ्रिक्शन को कम करता हो। अब ल्यूब्रिकेशन में क्या क्या आ सकता है? ल्यूब्रिकेशन में आता है ऑयलिंग, ग्रीसिंग, यानी कि ऑयलिंग करना, ग्रीसिंग करना, ये सारा सिर्फ किस में आता है? ल्यूब्रिकेशन में आता है। और फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन कभी भी पूछ ले कि नेम द नॉन मेटल विच आर यूज फॉर ड्राई ल्यूब्रिकेशन, यानी कि ऐसा नॉन मेटल, यानी कि नॉन मेटल अधातु बताइए जो क्या करता हो, एक ड्राई यानी कि सूखा क्या करता हो? ल्यूब्रिकेशन का काम करता हो। तो उसका क्या आंसर होगा? उसका आंसर होगा ग्रेफाइट, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर कभी आ जाए तो याद रखना है कि ल्यूब्रिकेशन में हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं? ग्रेफाइट को भी इस्तेमाल करते हैं एज ए ड्राई ल्यूब्रिकेटेंट, यानी कि ड्राई ल्यूब्रिकेशन का कहाँ जरूरत पड़ता है? ऐसा जगह जरूरत पड़ता हो जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे कि जहां पर लिक्विड चीज का जरूरत ना हो,
तो ऐसा जगह पे हम लोग ड्राई लुब्रिकेशन इस्तेमाल करते हैं। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। ये तो चलिए अलग था। चलिए अब यहाँ पर कह रहा है पाउडर स्प्रिंकल, यानी कि पाउडर स्प्रिंकल ऑफ द कैरम बोर्ड, यानी कि जब हम लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं तो डिश वगैरह यानी कि गोटी वगैरह कॉइन वगैरह जल्दी से मूव नहीं करता, तो उसके लिए हम लोग पाउडर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो गोटी वगैरह यानी कि डाइस वगैरह या कॉइन्स वगैरह ज़्यादा सही से मूव करना शुरू करता है। यानी कि यहाँ पर फ्रिक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ल्यूब्रिकेशन की वजह से ही क्या करता है, फ्रिक्शन डिक्रीज करता है। इसके वजह से भी क्या होगा, फ्रिक्शन डिक्रीज करेगा। स्मूथिंग द सरफेस, कोई सरफेस अगर रफ है, ऐसा कुछ है, उसको हम लोग बाद में प्लेन कर दिए तो क्या होगा, यहाँ पर भी फ्रिक्शन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब लिखा हुआ थ्रेडिंग ऑफ टायर, यानी कि थ्रेडिंग ऑफ टायर, जिसके वजह से, यानी कि देखो 4 ऑप्शन था, हम लोग एलिमिनेट कर लिया। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, यानी कि अगर देख लेते हैं कि अगर कुछ ऑड सा अगर इसमें लिखा हुआ है तो हम लोग रिवर्स टैकिंग करते हैं, पहले जो सही है उसको आउट करते जाते हैं। ल्यूब्रिकेशन, ये तो क्वेश्चन के जस्ट अपोजिट चल रहा है, ये भी क्वेश्चन के जस्ट अपोजिट चल रहा है, ये भी अपोजिट चल रहा है, और आप लोग का इसमें 1 वर्ड आंसर रहता है, यानी कि एक सही होगा, मल्टीपल आंसर सही नहीं होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, थ्रेडिंग ऑफ टायर। यानी कि टायर में फॉर एग्जांपल देखो, ये एक टायर है, ठीक है, टायर अगर पूरी तरह प्लेन है तब तो यहाँ पर फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन कम लगेगा, यानी कि स्मूथ है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या किया, पतला पतला लाइन बना दिए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन इंक्रीज कर गया, ठीक है, इसके बाद थ्रेडिंग ऑफ टायर्स। चले अब हम लोग आगे चले, 5th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही क्या है, सम्मेलन है, यानी कि इनमें से कौन सा सही सम्मेलन है। तो हम लोग को इसमें बताना है कौन सा। सबसे पहले देखें एडेलिन ग्रोथ हार्मोन, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ग्रोथ हार्मोन किसकी वजह से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से होता है। अब लिखा हुआ इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन किसके साथ मैच किया हुआ, फीमेल हार्मोन के साथ। अभी हम लोग पीछे डिस्कस किए अभी कि इंसुलिन किसके लिए रहता है, पेनक्रेटिक जूस वगैरह इस्तेमाल करता है, वो क्या करता हो, वो डायबिटीज कंट्रोल में काम आता है, यानी कि ये तो गलत है। एस्ट्राजोन यानी कि स्ट्रेस लिफ्टिंग, ये भी गलत है। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, फीमेल, ये होना चाहिए, ठीक है। लिखा हुआ है टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन, ये तो बिल्कुल सही है, यानी कि इसका ये होना चाहिए, और इन दोनों का तो ऑप्शन ही कुछ अलग दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन। चलें अब लोग आगे। अब 16 क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि कौन सा संपेक बल है, यानी कि कौन सा इसमें जो कांटेक्ट आने के बाद काम करता हो, यानी कि इसमें कौन सा फोर्स है जो कांटेक्ट फोर्स हो, ऐसे काम नहीं करता, जब तक वो कांटेक्ट में नहीं आएगा तो वो काम नहीं करेगा। ऐसा इसमें कौन सा है, सबसे पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, अगर कोई दो चार्ज अगर कुछ दूरी पे रखा हुआ हो, कुछ दूरी पे रखा हुआ हो, तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि दो चार्ज के बीच में जब कभी भी फोर्स डेवलप होगा उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके बीच, इसके और इसके बीच में कोई कनेक्शन है, यानी कि कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट है, नहीं, कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है, मतलब ये तो गलत है भाई। चलें अब हम लोग सेकंड देखते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स भी सेम इसी तरह है, यानी कि ये अगर एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, ये एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल इधर है, तो इसके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा, लेकिन फिजिकल इंटरफेरेंस नहीं है यार। यहाँ पर पूछ रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा है जो कॉन्टैक्ट फोर्स हो, यानी कि फिजिकली कॉन्टैक्ट हो, तो ये भी गलत है। चलें अब हम लोग देखते हैं फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, कभी भी फ्रिक्शन फोर्स अगर एक दूसरे के दूरी में रहेगा तो कभी भी काम नहीं आएगा। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा जब एक दूसरे के कांटेक्ट में जब तक नहीं आएगा तो कभी भी काम नहीं करेगा, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। चलिए ये तो सही है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स सेम टू सेम। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, दो मास के बीच में, दो मास के बीच में जो फोर्स लगने वाला रहता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। चलिए अब हम लोग आगे देखें। तो अगर आप लोग को समझ में आ रहा है, आप लोग को क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, तो अपने दोस्तों की तरफ आगे शेयर करें, ठीक है, ताकि उन लोग का भी कुछ भला हो जाए। चलिए अब हम लोग देखते हैं 17th वाला क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ऑल द सिंथेटिक। यहाँ पर फाइबर छूट चुका है, हमारा गलती हो गया है यहाँ पर, ठीक है, फाइबर रेसा। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ऑल सिंथेटिक फाइबर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सारा का सारा क्या हो, सिंथेटिक फाइबर हो, ठीक है, समूह क्या हो, सारा का सारा सिंथेटिक फाइबर हो। सिंथेटिक फाइबर बोले तो
यानी कि ऐसा फाइबर जो ह्यूमन बनाया हो, यानी कि वो नेचुरली नहीं आया हो, उसको हम लोग ह्यूमन अपने लैब में फैक्ट्री में उसको बनाया। तो ऐसा कौन सा है, तो देखें नायलन, टेरिलिन एंड वूल। कह रहा है कि ग्रुप में सारा का सारा सिंथेटिक फाइबर होना चाहिए, ऐसा पूछ रहा है। तो वूल क्या है, वूल एक नेचुरल फाइबर है। सीधी इसको तो अब सीधा साइड कर देना है क्योंकि इसमें एक नेचुरल फाइबर आ चुका है। तो हम लोग को ऐसा ग्रुप ढूंढना है जिसमें सारा का सारा क्या हो, सिंथेटिक फाइबर हो। तो चलिए ये तो साइड हो गया। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। चले कभी फुल फॉर्म में आ जाए तो याद रखना, पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पॉलीइथीन ये भी क्या है, आर्टिफिशियल फाइबर है, यानी कि सिंथेटिक फाइबर है। और बेकेलाइट ये भी क्या है, एक आर्टिफिशियल फाइबर है। तो चांसेस तो है कि यही आंसर होगा। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। फिर है कॉटन। कॉटन एक क्या नेचुरल फाइबर है। चले यहीं पर गलत, इसको हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर छोड़ के आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर है एक्राइल, सिल्क और वूल। इसमें तो दो दो नेचुरल फाइबर है, तो यहाँ पर आंसर नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। कौन सा, ये बी नंबर। बी नंबर हमारा सही आंसर होगा, इसीलिए इसको लॉक किया जाए। चले अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए अब है हमारा 18 क्वेश्चन है हमारा। If we completely burn some amount of the following fuel, the maximum amount of heat will obtained on burning. ठीक है, यदि हम निम्नलिखित ईंधनों को सामान्य मात्रा में पूरी तरह से जलाएंगे। क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास फ्यूल है, यदि हम निम्नलिखित ईंधनों को सामान्य मात्रा में अगर हम जलाएंगे तो जलने से ऊर्जा जो उष्मा जो प्राप्त होगा, यानी कि हम लोग को जो मिलेगा, तो उसमें सबसे अधिक किस में होगा। ठीक है, तो इसमें है, हम बता देते हैं कि सबसे पहले जो पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, डीजल हो गया, उसके बाद फिर सीएनजी हो गया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इन सब को अगर हम लोग सेम अमाउंट में अगर हम लोग जलाएंगे तो हम लोग को सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगा। लेकिन अगर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी को अगर हम लोग जलाते हैं, ठीक है, सेम अमाउंट का, तो हम इसमें हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा एनर्जी मिलेगा। यानी कहे तो अगर हम लोग कहें इसको तो क्या कह सकते हैं, इसका कैलोरीफिक वैल्यू अधिक है, इन सबसे कैलोरीफिक वैल्यू अधिक है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता था, कैलोरीफिक वैल्यू बताता ये था कि कौन से फ्यूल से, कौन से ईंधन से हम लोग को कितना एनर्जी मिल सकता है। तो इन सभी में सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, ये है। तो अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन चेंज करना चाहेगा तो मैक्सिमम की जगह पे लिख सकता है विच गिव मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू, ऐसा कुछ चेंज कर सकता है, और क्या ही करेगा। चलें हम लोग आगे देखें। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग ने हम जैसा बताया था आप लोग को कि क्वेश्चन को सबसे पहले कॉपी में लिखें, आप वैसा ही कर रहे होंगे, खुद से ईमानदार रहिए। चलिए अब हम लोग 19th वाले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। 19th क्वेश्चन है नेचुरल पार्क्स प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ इकोसिस्टम। कह रहा है नेचुरल पार्क क्या करता है, होल सेट ऑफ नेचुरल पार्क, यानी कि नेचुरल पार्क प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ इकोसिस्टम एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रोटेक्ट क्या। चलिए क्वेश्चन इसमें कह रहा है कुछ ऐसा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि नेचुरल पार्क जो होता है उसमें क्या होता है, नेचुरल पार्क में फ्लोरा एंड फौना यानी कि प्लांट्स और एनिमल का कंजर्वेशन होता है। ठीक है, नेचुरल पार्क्स में, ठीक है, यानी कि कभी कहीं पर भी अगर नेचुरल पार्क है तो उसमें प्लांट का भी ध्यान रखा जाएगा, यानी कि जो अगर इंडेंजर्ड स्पीसीज है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा कि इसका ये विलुप्त ना हो जाए, उन सब पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, प्लांट्स और एनिमल दोनों में, यानी कि फ्लोरा और फैना दोनों पे। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होता है, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होता है उसमें क्या होता है, मेनली किस पे फोकस किया जाता है, सिर्फ एनिमल पर। तो हम इसमें कह सकते हैं कि ओनली फ्लोरा एंड फौना, यानी कि इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, ओनली एनिमल्स, यानी कि जंगली जानवर और जंगली वनस्पति। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन पढ़े थे आप लोग ने, हाँ, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा वाइल्ड फ्लोरा। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा डी। समझ गए, यानी कि नेचुरल पार्क में क्या होता है, उसमें प्लांट और एनिमल दोनों का ध्यान रखा जाता है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या रहता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में सिर्फ एनिमल का, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में वाइल्ड फ्लोरा इस सब का ध्यान रखा जाता है। चलिए हम लोग आगे 20 क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ द सेल कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि कोशिकाओं की किस घटक को कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई सेल है, ठीक है, तो इसका पावर हाउस किसको कहा जाता है।
तो कितनी बार हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। याद कर लो, जीवान पे याद रहना चाहिए एकदम टिप्स पर कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। चलें हम लोग आगे। अब 21st क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर इनडायनेमिक स्पीसीज। कह रहा है कि इनमें कौन सा है इनडायनेमिक स्पीसीज के लिए बात सही है। तो आप क्वेश्चन रीड कर लीजिए पहले। क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन क्या है, दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए स्पेसिफिक हैबिटेट। यानी कि ये क्या है, यानी कि स्पेसिफिक हैबिटेट में फाउंड किया जाता है, यानी कि इंडेंजर स्पीसीज कैन नेवर बिकम इंडेंजर। ठीक है, दे आर ओनली फाउंड इन जूज एंड बॉटनिकल गार्डन। उसके बाद फिर है, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इंडायनेमिक स्पीसीज, यानी कि दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली में स्पेसिफिक हैबिटेट, यानी कि वो प्राणी, वो सब चीजें हैं, ठीक है, वो विशेष रूप से एक यानी कि खास तरह के हैबिटेट में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर 21st का आंसर सही क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर। इसको जरा ध्यान से पढ़ो। और इसमें क्या, इंडेंजर स्पीसीज कैन नेवर बी इंडेंजर, यानी कि जो प्राणी यानी कि कुछ प्राणी जो विलुप्ति के कगार है वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। दे आर ओनली फाउंड इन जू, और ये क्या होता है हमेशा, यानी कि इंडेंजर स्पीसीज जू में या फिर बॉटनिकल गार्डन में इस जगह पे पाया जाता है, ऐसा तो है नहीं। उसके बाद फिर दे आर, फिर क्या लिखा, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर हैबिटेट। अगर उसके हैबिटेट को, यानी कि वो जहाँ रहता है उसको अगर डिस्टर्ब भी कर दोगे, खत्म भी कर दोगे, ठीक है, अगर विनाश कर दोगे तो फिर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब तो सारा गलत बात है। यानी कि इसका सही आंसर कौन सा है, दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन ए स्पेसिफिक हैबिटेट, यानी कि उसके लिए जो प्रॉपर हैबिटेट है, यानी कि जगह है, ठीक है, उसके लिए वो इकोसिस्टम जो होना चाहिए वो वहीं पर आराम से रह सकता है। चलिए अब हम लोग 22 का क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि 22 क्वेश्चन में है कि इक्वेटिक एनिमल इन विच फर्टिलाइजेशन अकर इन ए वाटर आर सेड टू बी। ठीक है, यानी कि जलीय जंतु जिनमें निषेचन जल में होता है उसको क्या बोलते हैं। यानी कि कह रहा है कि एक्वेटिक एनिमल, यानी कि पानी का जो एनिमल है, पानी का जो जंतु है, उसका फर्टिलाइजेशन अकर हो रहा है पानी में, उसको क्या बोलते हैं। उसको विविपोरस विदाउट फर्टिलाइजेशन कहते हैं, या फिर ओविपोरस विथ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, या फिर ओविपोरस विथ इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, या फिर ओविपोरस विथ इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि विविपोरस और ओविपोरस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एक्वेटिक एनिमल इन विच फर्टिलाइजेशन अगर इन वाटर, उसको क्या बोलते हैं, यानी पानी में जो होता है तो उसको सबसे पहले ओविपोरस, और उसमें क्या होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाहरी निषेचन के साथ अंडाकार। ठीक है, चलिए हम लोग, क्योंकि इस समय ज़्यादा डिस्कस करना है नहीं, कुछ डायरेक्ट याद रखना है तो ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे। फिर हमारा 23 क्वेश्चन है। 23 क्वेश्चन ये है, द पावर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ स्केल कॉल्ड रिचर स्केल। ठीक है, इसका हिंदी थोड़ा सा कुछ डिस्टर्ब है, ध्यान मत देना, हम बता दे रहे हैं। यानी कि कह रहा है पावर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से कौन सा घटना का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन उपकरण से। यानी कि रिचर स्केल जो स्केलिंग जो होता है किस में नापते हैं हम लोग, रिचर स्केल कौन सा ऐसा घटना होता है जिसको हम लोग नापते हैं। तो अर्थक्वेक का जो हम लोग का जो मैग्नीट्यूड होता है, भूकंप का जो मैग्नीट्यूड होता है, कितने तीव्रता का भूकंप आया है, उसको हम लोग किससे नापते हैं, रिचर स्केल से। समझ गए। चलिए अब हम लोग 24th क्वेश्चन पे आते हैं। 24th क्वेश्चन आने से पहले एक चीज हम लिख देते हैं, 1 मिलियन में कितना जीरो, ठीक है, ये हो गया 1 मिलियन, इसको क्या लिखते हैं 1 मिलियन। चलो लिखने के बाद समझने में आसानी होगा क्वेश्चन, क्योंकि सारा का मिलियंस के टर्म में है तो मिलियंस के टर्म में ही निकालेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एक लाइट, यानी कि सूर्य से, यानी कि सूर्य के प्रकाश को धरती पर आने पे कितना समय लग रहा है, 500 सेकंड लग रहा है। यानी कि सूर्य के प्रकाश को धरती पर आने में कितना समय लग रहा है, 500 सेकंड। ठीक, और धरती पर सूर्य का जो प्रकाश का जो स्पीड है वो क्या है, 30000, ठीक है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अब कह रहा है कि धरती और सूरज के बीच का दूरी बताइए। तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर हम लोग डिस्टेंस अगर निकालना चाहेंगे तो स्पीड इंटू टाइम, सीधी बात। स्पीड हमारा कितना है, स्पीड हमारा 300
000 इंटू ये हो जाएगा 500। इसको जैसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 15 और फिर 5 वो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या थे 1 मिलियन को हम लोग 1 मिलियन में कितना जीरो 6 जीरो, तो कहाँ है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पर 1, यानी कि 15 इंटू 1 मिलियन बोले तो 15 मिलियन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। समझ गए, कुछ है नहीं, बस डिजिट बड़ा दिया हुआ है इसीलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा होगा आप लोग को समझने में कि 1 मिलियन 13 मिलियन ये सब क्या चीज़ है। बस आपको गुना करना है और लिख देना है बस। चलिए अब 25th क्वेश्चन पे आते हैं। विच टू प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम रोटेट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि हमारे सौरमंडल में कौन सा ऐसा दो ग्रह है जो पश्चिम की ओर से घूमता हो, यानी कि पश्चिम की ओर से पूरब से पश्चिम की ओर घूमता हो। तो ऐसा कौन सा है, यानी कि ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता हो, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट से घूमता हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा क्या, वो मरकरी नेपच्यून या फिर वेनस यूरेनस, उसके बाद मार्स या यूरेनस या फिर ये वेनस नेपच्यून। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा बी नंबर, वेनस यूरेनस, यानी कि वेनस और यूरेनस। शुक्र और यूरेनस, ठीक है। चले अब हम लोग 26 क्वेश्चन पे आते हैं जो जहां पर कुछ समझने वाला है। चलिए अब है क्वेश्चन हमारा कि एक बल लगाया गया है, ठीक है, यानी कि एक फोर्स लगाया गया है किसके ऊपर, यानी कि एक सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया गया है 4 एरिया पे, यानी कि 4 तरह का कुछ एरिया है उसके ऊपर फोर्स लगाया गया, सेम फोर्स। अब हम लोग को बताना है इन विच प्रेशर एक्सर्टेड विल बी मैक्सिमम, किन में से मैक्सिमम होगा। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट हम बढ़ाते हैं कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय ठीक है, ये तो जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, यानी कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, फोर्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, यानी कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया, यानी कि अगर आप एरिया बढ़ाइएगा तो प्रेशर घटेगा, ठीक है। और कहा रहा है कि फोर्स आपका कांस्टेंट है, यानी कि फोर्स आपका क्या है, कांस्टेंट है, बस आपका एरिया चेंज कर रहा है। तो इसमें कह रहा है कि सबसे ज्यादा इसमें किसमें फोर्स होगा, तो यानी कि अगर जिसका एरिया सबसे कम उसका प्रेशर सबसे ज्यादा, यानी कि जिसका एरिया सबसे कम उसका प्रेशर सबसे ज्यादा। तो सबसे कम एरिया वाला कौन सा है, 10 मीटर स्क्वायर, यहाँ पर 20 मीटर स्क्वायर है, 50 मीटर स्क्वायर है, 10 मीटर स्क्वायर है और यहाँ पर 100 मीटर स्क्वायर है। तो सबसे कम क्या है 10 मीटर स्क्वायर। तो जाहिर सी बात है जिसका एरिया सबसे कम उसका प्रेशर सबसे ज्यादा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 10 मीटर। चले अब हम लोग देखते हैं कि लिखा हुआ द प्लेसमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन देयर नेचुरल हैबिटेट। चले क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन देयर नेचुरल हैबिटेट, उसके नेचुरल हैबिटेट में उसको रखा जाता है। चलो तो सबसे पहले जोलॉजिकल गार्डन किसको बोलते हैं, जोलॉजिकल गार्डन वैसे चीज को बोलते हैं जहां पर एनिमल को रखते तो हैं, ठीक है, एनिमल्स को, ठीक है, लेकिन किसके लिए, यानी कि फॉर पब्लिक पीपल के लिए देखने के लिए उसको रखते हैं, यानी कि उसको रखते हैं ताकि उससे हम लोग इनकम जनरेट कर सके, यानी बाहर से विजिटर्स वगैरह यानी कि घूमने के लिए आते हैं और देखते हैं कि ये प्लांट है, उसका नेमिंग क्या हो रहता है कि इस एनिमल का नाम साइंटिफिक नेम ये है, इसका लाइफ ईयर कितने दिन का होता है, यानी कि कुछ नॉलेज के लिए उसको हम लोग रखते हैं, उससे हम लोग यानी कि घूमने के आता है। फिर आता है बॉटनिकल गार्डन। तो बॉटनिकल गार्डन क्या होता है, ये सेम चीज होता है लेकिन किसके लिए, प्लांट के लिए, वाइड रेंज ऑफ प्लांट रहता है, उसका नॉलेज उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या रहता है वो सारा चीज लेबल रहता है, वो किस में होता है बॉटनिकल गार्डन में। लेकिन सेंचुरीज और नेचुरल पार्क में क्या होता है, वहां पर हम लोग एनिमल और प्लांट को रखते हैं, ठीक है, किसके, उसके नेचुरल हैबिटेट में उसको बस रखते हैं, बस संभाल के उसको रखते हैं, किसी बाहर इंटरफेरेंस देखने और घुमाने के लिए नहीं, किसी को बस उसको रखते हैं संभाल के, उसको क्या बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी एंड डी, क्या तो थर्ड और फोर्थ, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलें हम लोग आगे देखते हैं।
अगर क्वेश्चन है 28th क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है इमेज इज फॉर्म्ड बाय, यानी कि इमेज यानी कि प्रतिबिंब बनती है किससे, नियमित प्रतिबिंब या फिर अनियमित प्रतिबिंब या फिर फैला हुआ प्रतिबिंब या फिर प्रतिबिंब। कह रहा है कि इमेज किससे बनता है, इमेज हमारा बनता है रेगुलर रिफ्लेक्शन से, ये तो हम लोग को याद ही किया और रटा हुआ है, इसको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। किससे बनता है हमारा, नियमित प्रतिबिंब से। चलो 29 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए साउंड डिपेंड ऑन एम्पलीट्यूड, बराबर। क्या क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड, यानी कि आवाज डिपेंड करता है किस पे, एम्पलीट्यूड पे, यानी कि एम्पलीट्यूड पे कौन सा ऐसा साउंड का जो कैरेक्टर है, जो साउंड देखो ये स्पीड, पिच, लाउडनेस, क्वालिटी, ये सारा का सारा साउंड का ही प्रॉपर्टी है, यानी कि उसी के अंदर का कैरेक्टर है, लेकिन कह रहा है कि एम्पलीट्यूड पे क्यों डिपेंड करता है, तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है लाउडनेस। अगर आपका एम्पलीट्यूड बढ़ता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड अगर बढ़ेगा तो लाउडनेस बढ़ेगा, ठीक है, लाउडनेस बढ़ेगा। अगर हम लोग एक फॉर्मूला लिखें, लाउडनेस क्या होता है, लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड के, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के, यानी कि लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। अगर आप लोग लाउडनेस बढ़ाते हैं, यानी कि एम्पलीट्यूड अगर बढ़ाते हैं तो लाउडनेस क्या हो जाएगा, लाउडनेस भी बढ़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलो अब हम लोग 30 पे क्वेश्चन आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के सेशन का। तो क्या है, थ्रू विच द फॉलोइंग डज इलेक्ट्रिसिटी नॉट फ्लो, कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं बहता है, यानी कि निम्नलिखित में से किस, ठीक है, किसमें हमारा क्या इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता। तो पहला ऑप्शन है सॉल्यूशन ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि ये क्या एक एसिड है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं बहता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्यों, आगे देखते हैं फिर समझ जाएंगे हम लोग उसको। कॉपर वायर क्या, कॉपर एक मेटल है तो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी तो बहेगा ही, ठीक है, तो इसमें कह रहा है नॉट, क्वेश्चन में क्या कह रहा है नॉट, तो ये तो गलत हो गया। कह रहा है सोडियम, सॉलिड सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सॉलिड सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं, NaCl, ठीक है, लेकिन ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, याद रखना, ठीक है, सॉलिड, और उसके बाद फिर मॉल्टन NaCl, ये तो मॉल्टन यानी कि कहे तो ये क्या है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो NaCl जब भी सॉल्यूशन फॉर्म में रहता है तो इसमें क्या होता है, आयंस का डेवलप होता है, Na+ और Cl-, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए, मतलब ये भी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, लेकिन हम लोग को उल्टा पूछा है, ठीक है। अब ये रहा सॉल्यूशन ऑफ HCl, यानी कि ये क्या है, सॉल्यूशन है, यानी कि इसमें भी ये लिक्विड फॉर्म में है तो इसमें भी आयंस बनेगा, H+ आयन बनेगा, Cl- बनेगा, ये भी आयंस में टूट जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, यानी कि ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या, ये सॉलिड वाला, ये NaCl सॉलिड है इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पा रहा है, वो टूट ही नहीं पा रहा है अपने आयंस में, अगर वो आयंस में टूट जाता इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाता, लेकिन ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है, तो सॉलिड फॉर्म में तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करेगा, क्योंकि आयंस में तो ब्रेक हुआ नहीं है, लेकिन जैसे ही इसमें पानी डालेंगे तो ये आयंस में ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना कर देगा, यानी कि ठोस सोडियम क्लोराइड, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा बिल्कुल सही तरीके से। जितना आज का क्लास जितना भी हुआ आप लोग अपना कमेंट कीजिए, जैसा हम लोग आपको बताएं अभी कि आप लोग जितना भी क्वेश्चन अभी आप बनाए हैं, जितना क्वेश्चन आप बनाए हैं आप हमको कमेंट करके बताइए कि आपने कितना कमाल किया है और आप लोगों का कितना प्रिपरेशन है। और जितना अच्छा प्रिपरेशन होगा तो आप लोगों को खुश लगेगा उतना ही कि चलो इतना अच्छा हम लोग का प्रिपरेशन है, और कितने में कितना है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन किस पे होगा, अगर आप लोगों को स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर प्रिपरेशन करना है जिसमें हम लोग थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेंगे, यानी कि एज ए माइंड मैप, तो अगर ऐसा कुछ चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, उसके लिए आएंगे हम, फिर से मिलेंगे। चलिए फिर आज के लिए यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग।